हमारे पास सबसे ज़्यादा आइस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि इसकी सोशली माशरे में अवेलेबिलिटी बहुत इजी हो गई है और इसको करना बहुत आसान है। इसका कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा तरीका नहीं है। एक बहुत रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन का बंदा मेरे पास आया था और तो उस पर किसी तरह से कोई झूठा इल्ज़ाम लग गया। जब उसका ईगो हर्ट हुआ, वो डिप्रेसिव हुआ, तो उसको और कोई वे आउट नहीं मिला क्योंकि अपर क्लास का था। वो समहाउ उसने जो है ना आइस का नशा स्टार्ट कर लिया और जब वो आइस के नशे में गया तो इतना ज़्यादा जाता गया कि जो झूठे इल्ज़ाम थे उसके वो भी उससे बरी हो गया और दोबारा वो सब चीज़ें मिलने के बावजूद फिर वो उसको कैरी ऑन नहीं कर सका एंड इवेंचुअली ही डिस्ट्रॉयड। अगर मेल्स नशे में इन्वॉल्व होते हैं तो फीमेल को ऑटोमेटिकली एक चांस तो मिल ही जाता है ना कि वो किसी तरह से उसको चखें या अब्यूज़ करें। नशे की जो इलनेस है, जो बीमारी है, उसके लिए जो इलाज है वो तकरीबन पूरा 6 मंथ्स ही रहता है। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान इनायत खोड़ो। मैं यहाँ पे सर सीजे इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री में एज अ साइकेट्रिस्ट काम कर रहा हूँ और इस वक्त जो हमारी स्पेशलिटी है नारकोटिक्स, उस वार्ड को देख रहा हूँ, उसका मैं इंचार्ज हूँ। मतलब नारकोटिक्स में कौन-कौन से नशे के ज़्यादा मरीज आते हैं? देखिए, हमारे पास मल्टीपल नशे जो इस वक्त सोसाइटी में अब्यूज़ हो रहे हैं, चल रहे हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा आइस, हेरोइन, चर्स एंड उसके बाद अल्कोहल है और दूसरे नशे हैं। सबसे ज़्यादा आइस रिपोर्ट हो रहा है और हेरोइन रिपोर्ट हो रही है। ये अभी एक बहुत मशहूर हुआ था केस, अरबगान केस। अरबगान केस में जो नशे का सवाल हुआ है, जो क्या कहलाता है, वीड क्या है वीड? देखिए, वीड बेसिकली जो है समझें कि चर्सी की तरह है मगर रॉ फॉर्म में है। रॉ फॉर्म में मतलब प्लांट फॉर्म में है। तो ये भी वही नशा है, इसका उसी तरह का नशा है जिस तरह आम चर्स और उस तरह दूसरे जो केमिकल्स हैं या जो ओपियाइड्स हैं उन जैसा ही नशा है। मगर वीड जो है बाहर ज़्यादा यूज़ होती है, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, तो इसका कल्चर वहाँ पे ज़्यादा है। वीड फॉर्म में बिल्कुल हर्ब फॉर्म में होता है, प्लांट्स फॉर्म में होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको सूखे हुए पत्ते और प्लांट्स नज़र आएंगे। अच्छा, तो ये बिल्कुल आदमी को माऊफ कर देता है, मतलब बंदे को पता नहीं होता वो क्या कर रहा है, कितने शिद्दत का जुर्म करने जा रहा है। जी हाँ, ऐसे ही है। देखिए, नशे की शिद्दत जब भी बढ़ती है तो कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स आते हैं ब्रेन के ऊपर, दिमाग के ऊपर, जिसकी वजह से उसके अंदर इस बात का एहसास सही गलत का ख़त्म होता जाता है और रॉन्ग सेंसेस, गलत सेंसेस बढ़ते जाते हैं, खुशी बढ़ती जाती है, मूड एलिवेट हो जाता है, यूफोरिक इफ़ेक्ट आता है, डिसइनहिबिशन यानी वो चीज़ें जिसको करने से आम तौर पे इंसान गुरेज करता है या जहन में आती हैं तो वो अपने आप को रोक लेता है। नशे की हालत में वो अपने आप को रोक नहीं सकता है। उसके अंदर की जो ख्वाहिश होती है, जो भी बात होती है, उसको वो बड़ा आसानी से डिसइनहिबिटेड बिहेवियर हम इसे कहते हैं, उसमें वो उसको पूरी कर सकता है, जिसमें जराइम भी हैं, चोरियां भी हैं और भी बहुत सारे काम हैं जो नहीं करने वाले आम हालत में जिसमें बंदा ख़ुद को रोक सकता है, वो अंडर टॉक्सिकेशन किसी भी नशे की हालत में वो आसानी से कर जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास जो पेशेंट आते हैं अमूमन कौन से नशे के ज़्यादा आते हैं? मतलब चर्स है, हेरोइन है, वीड है, या कौन सा नशा है जिसको हम कहते हैं यार इतना ज़्यादा आम हो गया कि इसके पेशेंट ज़्यादा आते हैं? इस वक्त जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन नशा सबसे ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है हमारी सोसाइटी में वो आइस है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा आइस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि इसकी सोशली माशरे में अवेलेबिलिटी बहुत ईजी हो गई है और इसको करना बहुत आसान है। इसका कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा तरीका नहीं है और बहुत आसानी से चुपके की जा सकती है और हर एज ग्रुप जो है इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता जा रहा है। मतलब रिहैब में कितने लोग आते हैं, मतलब एवरेज हम बात करें अगर, और उसको रिकवर होने में कितना वक्त लगता है? देखिए, इस वक्त जो WHO की स्टडीज़ हैं पाकिस्तान के हवाले से, तकरीबन 6.7 मिलियन लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो नशे के आदी हो गए हैं और उस 6.7 मिलियन में से काफ़ी सारे नशे हैं। अब सारे रिपोर्ट्स तो नहीं होते हैं, जो रिपोर्ट होते हैं उसमें हमारे पास ख़ास करके सीजे हॉस्पिटल के अंदर जो हमारे पास आते हैं वो तकरीबन आप डेली 3 से 4 पेशेंट्स हमारे पास एडमिशन के लिए आते हैं, जिसमें से काफ़ी कुछ एडमिट हो जाते हैं, 1-2 वापस चले जाते हैं। तो एवरेज आप 15 से 20 पर वीक लगा लें। तो उसमें काफ़ी सारे जो है बहुत लंबा टाइम रहने के लिए राज़ी होते हैं, कोई बहुत जल्दी चले जाते हैं, किसी के सोशल पैरामीटर्स अलग हैं, किसी की फैमिली अवेलेबल नहीं है या किसी के लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। तो इन वजूहात की वजह से काफ़ी पेशेंट रिटर्न हो जाते हैं, मगर वो पेशेंट्स फिर हमारे पास OPD बेसिस पे ट्रीट होते हैं
नॉर्मली जो गाइडलाइंस कहती हैं हमें कि नशे की जो इलनेस है, जो बीमारी है, उसके लिए जो इलाज है वो तकरीबन पूरा 6 मंथ्स ही रहता है। मगर हमारी कोशिश ये होती है क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा है और वार्ड में हमारे इतने ज़्यादा सहूलियात, ये मकसद कि इतनी बेड अवेलेबिलिटी नहीं है कि हम बहुत सारे पेशेंट्स को एक बहुत लंबे अरसे तक के लिए रखें, तो हमने मिनिमम टाइम डिटॉक्स का 40 to 60 डेज़ का पीरियड रखा है। तो 40 to 60 डेज़ के बाद वो डिटॉक्स हो जाता है, नशे की शिद्दत या आदत से, विड्रॉल से निकल जाता है। उसके बाद फिर हम उसको कंटिन्यूसली सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, फॉलोअप पे बुलाते हैं, उनकी CBTs होती हैं, सोशल थेरेपीज़ होती हैं, फैमिली थेरेपीज़ होती हैं, और बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि रिलैप्स ना हो, यानी कि दोबारा मरीज़ अपने नशे की तरफ न जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली हमारा माशरा, हालात, इकोनॉमिकल बर्डन, स्ट्रेसेस, दबाव, प्रेशर लाइफ के इतने ज़्यादा हैं कि जब बंदा ठीक होकर दोबारा उसी सोसाइटी में जाता है और वो सारे फैक्टर्स दोबारा मीटअप होते हैं तो वो फिर रिलैप्स की तरफ चला जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना अलमिया है कि पेशेंट ठीक होने के बाद, बहुत सारी मेहनत करने के बाद दोबारा सोसाइटी में भेजते हैं तो उसका रिलैप्स रेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास कितनी कैपेसिटी है मतलब आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में एक वक्त में 35 to 40 पेशेंट्स की बेड अवेलेबिलिटी है, मगर ज़रूरी नहीं है कि हम सारे पेशेंट्स को उनमें रखें। काफ़ी पेशेंट्स ठीक होने के बाद हम उन्हें दूसरे वार्ड्स में भी शिफ्ट कर देते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड। जैसे कि हमें किसी मरीज़ को पूरे 6 मंथ्स रखना है तो हम इनिशियली 2 से 2.5 महीने उसको अपने पास रखते हैं हमारे वार्ड में। उसके बाद जब वो बिल्कुल डिटॉक्स हो जाता है तो उसकी मज़ीद उसकी कंटिन्यूटी इलाज के लिए हम उनको दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट कर सकते हैं और करते भी हैं। अच्छा, कुछ आप इसको बता सकें कि कितने फ़ीसद पेशेंट जो हैं फीमेल हैं, कितने मेल हैं, या कितने गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं? कुछ इसमें आपके है रिकॉर्ड? अच्छा, हमारे पास तो ऐसी फ़िलहाल फ़ीमेल की फैसिलिटी नहीं है नारकोटिक्स के हवाले से। बाकी साइकोसिस के हवाले से और जहनी बीमारियों के हवाले से हमारे पास फ़ीमेल की स्ट्रेंथ यानी बेड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, पर नारकोटिक्स के हवाले से हमारे पास फ़िलहाल कोई बेड अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं है। सेकेंडली कि ज़ाहिर है औरत फ़ीमेल जेंडर होने के बाद जो है ना फैमिलीज़ इस बात को हाइड करती हैं, ख़ासकर नशे वाले पहलू को, तो वो OPD बेसिस पे तो हमारे पास आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं। रेशो तकरीबन इतना ही होगा जितना मेल अब्यूज़ करते हैं, फ़ीमेल्स भी उतनी ही अब्यूज़ करती हैं, मगर वो नारकोटिक्स में एडमिशन के लिए नहीं आती हैं। हाँ, उनकी फैमिली उनको OPD बेसिस पे इलाज के लिए लेके आ जाती है, और OPD बेसिस पे इलाज नारकोटिक्स का काफ़ी मुश्किल है। मुश्किल इस वजह से है कि मेडिकेशंस जो होती हैं उसकी एडहेरेंस यानी उनका जो इस्तेमाल डेली बेसिस पे होता है वो फैमिली नहीं करवा सकती है, और फिर कुछ सोशल टैबू और दूसरे इश्यूज़ की वजह से वो पेशेंट हिडन रहते हैं, माशरे में छुपे हुए रहते हैं। फैमिली सपोर्ट करती है कि वो केस ज़ाहिर ना हो, क्योंकि फिर उससे एक फ़ीमेल के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है माशरे में कि अगर वो किसी नशे के हवाले से किसी को पता चल जाए। तो नारकोटिक्स वार्ड में तो एडमिशन नहीं आते हैं, मगर OPD बेसिस में बहुत। अच्छा, आपने कभी पूछा साहब कि अमूमन मेल जो होते हैं, बॉयज़ या लड़के या मर्द बड़े, उनको तो अवेलेबिलिटी बहुत आसान होती है इनके नशे की चीज़ की, तो ये फ़ीमेल को कैसे आसानी से मिल जाती है? देखिए, आजकल अगर आप देखेंगे जो अपर क्लास स्टैंडर्ड की फैमिलीज़ हैं, अपर क्लास स्टैंडर्ड का माशरा है, वहाँ पे मेल फ़ीमेल का कोई ज़्यादा फ़र्क रहा नहीं है। तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी, पीयर प्रेशर, सब चीज़ें एक जैसी हैं जैसे मेल के ऊपर हैं। बाकी जो मिडिल क्लास है या मिडिल अपर क्लास है, वहाँ पे भी जो इस वक्त का ट्रेंड चल रहा है, जो रुझान चल रहा है सोशल मीडिया की वजह से, अवेयरनेस, चीज़ों का पता हर इंसान को, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी क्लास से, उसको सब चीज़ों का पता वैसे ही पड़ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि फ़ीमेल की तरफ नशा जो है बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात कि ये फ़ीमेल्स भी उन्हीं घरों में रहती हैं जहाँ मेल्स रहते हैं। अगर मेल्स नशे में इन्वॉल्व होते हैं तो फ़ीमेल को ऑटोमेटिकली एक चांस तो मिल ही जाता है ना कि वो किसी तरह से उसको चखें या अब्यूज़ करें, और ये वहाँ से उस लत में पड़ जाती हैं। फिर कुछ पर्सनैलिटीज़ हम लोग कहते हैं साइकियाट्री में कि ख़ास किस्म की पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनका रुझान नशे में ज़्यादा होता है। उसमें फ़ीमेल्स में भी वो पर्सनैलिटीज़ हैं, तो वो लोग भी नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जाती हैं। लोअर क्लास में आप देखें, ये गुटखा, पान और मेन पूरी, ये तो आप अभी किसी भी देही इलाके या किसी गरीब इलाके में जाएंगे तो ये आपको अबंडेंट मिलेगा, इतना मिलेगा कि वो पूरा इलाका उसकी खुशबू से महकता है। तो वहाँ पे फ़ीमेल हों, बच्चे हों, बड़े हों, सब इस नशे को कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, और ये स्टार्टअप होता है। यहाँ से फिर आप सेकंड नशे की तरफ जाते हैं, फ़ीम की तरफ जाते हैं, चर्च की तरफ जाते हैं। अच्छा साहब, आप एज ए डॉक्टर
क्योंकि आप मुसलसल इन्हीं पेशेंट्स को देख रहे हैं, उसी वार्ड में हैं आप, उन्हीं के दरमियान हैं, तो आपके ऊपर भी कुछ इसका असर होता है इनके हालात ज़िंदगी का, या आप अपने आप को बेहतर करने के लिए क्या कोई मेडिसिन लेते हैं या? ज़ाहिर है हमारा वार्ड नारकोटिक्स वार्ड है, वैसे भी साइकेट्रिक जहाँ भी पेशेंट्स हैं तो उनकी फैमिलीज़ और केयर टेकर्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। तो ये तो एक बहुत ही अलग ही एक बहुत बड़ी बात है कि आप सारा दिन मरीज़ और उनके रिश्तेदारों को सेटिस्फाई करना और उनको सुनना, उनके मसले, उनके स्ट्रेसेस, उनकी दुनिया हकीकतें जान के आप ख़ुद भी स्ट्रेस अप हो जाते हैं। मगर नारकोटिक वार्ड में तो स्पेशली ऐसे मरीज़ आते हैं जिनके पीछे एक बड़ी बड़ी कहानियाँ होती हैं। हर फाइल, हर केस एक बहुत बड़ी दास्तान होती है, कहीं बीवी है, माँ है, बेटा है, बाप है। तो ये इतना आसान वाकई नहीं होता उन सबको सुनना, ऑब्ज़र्व करना और उसके बाद अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर रखना। अब क्योंकि हम मेंटल हेल्थ के ही लोग हैं तो हमें बेहतर तरीके पता हैं कि इससे निपटा कैसे जाए। बहुत आसान होता है निपटना। आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजारें, एक अच्छा फूड बैलेंस रखें, एक्सरसाइज करें और अपना टाइम जो है ब्रेक अपना अच्छे लें, तो ये हेल्प करता है कि आप अपने आप को मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ से और स्ट्रेस से बचा सकें। डॉक्टर साहब, कोई वाक़या ऐसा आपको याद हो कि यार ये पेशेंट आया था और या इसने इस हद तक हमें परेशान किया और मैंने इसको इस तरह डील किया? ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे वाक़यात हैं, क्योंकि नारकोटिक वार्ड में जो भी पेशेंट आता है तो मैंने कहा ना उसके पीछे एक पूरी दास्तान होती है। उसमें क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी होते हैं जिनके साथ जुल्म हुआ है, जिनके साथ बहुत बुराई हुई है माशरे में और वो कहीं रुदाद उनकी सुनी नहीं गई और उन्होंने नशे को अपना के अपनी अच्छी खासी ठीक ठाक ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया है। तो मल्टीपल भी नहीं, मोस्टली जितने भी केसेस हैं उन सब के पीछे ऐसे कोई ना कोई कहानी है। एक बहुत रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन का बंदा मेरे पास आया था और बहुत हाई रैंक पे वो काम कर रहा था, तो उस पर किसी तरह से कोई झूठा इल्ज़ाम लग गया। उसकी रेपुटेशन को जैसे ख़राब करने के लिए उसी जो होती है इंडस्ट्री में उसके ख़िलाफ़ साजिश हुई और वो समाओ इल्ज़ाम उसका प्रूव हो गया। बड़ा हंसता खेलता घराना था, फॉरेन टूर्स थे उनके, रूटीन टूर्स होते थे कंपनी के हिसाब से भी, ख़ुद भी बहुत बड़ी 1-2 गाड़ियाँ और राइश, इतनी सारी कुछ फैसिलिटीज़ के ऊपर जब उसकी रेपुटेशन पे बात आई, जब उसका ईगो हर्ट हुआ, वो डिप्रेसिव हुआ, तो उसको और कोई वे आउट नहीं मिला क्योंकि अपर क्लास का था वो समा उसने जो है ना आइस का नशा स्टार्ट कर लिया। और जब वो आइस के नशे में गया तो इतना ज़्यादा जाता गया कि जो झूठे इल्ज़ाम थे उसके वो भी उस पर डिस्प्रूव हो गए, यानी कि ये उससे बरी हो गया। मगर क्योंकि अब वो आइस के नशे में आ चुका था, इस पोजीशन से ट्रांजिशन हुई उसकी एक अच्छे लेवल से एक बहुत निचले लेवल पे, जहाँ पे उसने जाके नशा शुरू कर दिया और दोबारा वो सब चीज़ें मिलने के बावजूद फिर वो उसको कैरी ऑन नहीं कर सका एंड इवेंचुअली ही डिस्ट्रॉयड। वो बिल्कुल नीचे आ गया, जॉब चली गई, फैमिली चली गई। सो इस किस्म का वाक़या आया। फिर उस पर हमने ऐसे केस पे काफ़ी मेहनत की, तकरीबन 1 से 2 साल लगे उसको दोबारा रिवाइव करने में, डिटॉक्स करने पे, और बड़ी खुशी हुई कि जब वो दोबारा रिवाइव हुआ उसने अपनी वो पोस्ट बहाल हुई उसकी और वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी में जो है लग गया। कोई ख्वाब ज़िंदगी का, ये ड्रीम डिकोड हम कहते हैं कि आपका कोई ड्रीम है डिकोड हुआ है या नहीं हुआ? ख्वाब तो जो देखे थे वो हासिल हो भी गए, हो भी रहे हैं और ख्वाबों का सिलसिला तो चलता ही रहता है, वो रुकने वाला है नहीं। मगर स्टूडेंट लाइफ छोटे होते हुए बचपन में जब बच्चा पढ़ता है, स्कूल में जाता है, फिर उसमें डॉक्टर बनने का शौक़ था, डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने के बाद नफ्सियात में आने का शौक़ था, साइकेट्री में आने का, उसमें भी आ गए। एंड द ख्वाब इज़ ऑन गोइंग है, अभी भी आ रहे हैं, चल रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे पूरा करने की। ये तो एक मुस्तकिल अमल है, ये ना भी हो तो भी सही नहीं है ना। तो आपने ख्वाब देखने हैं और उसको पूरा करने के लिए निकलना है।